Seven bells. कौवे की गद्दारी और बारिश का कहर। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ढक चकी ढाऊं। अरे ये सोना चिड़िया जामुन के पेड़ पर क्या कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। अरे सोना, क्या बात है, आज रास्ता भूल गई हो क्या? सुंदरपुर का जंगल पहाड़ की चोटी से लेकर घाटी तक फैला हुआ था। इसी पहाड़ी की घाटी में एक मीठे पानी की नदी बहती थी, जिसके आसपास घने छायादार फल देने वाले पेड़ लगे थे। लेकिन ऊंचाई पर बने पेड़ पौधों में पक्षियों के दाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि उन पेड़ों पर फल नहीं लगा करते थे। सोना चिड़िया, तुम्हारा तो अंडे देने का समय नजदीक आ रहा है। मेरी बात मानो बहन, तुम नीचे नदी किनारे जो फल के पेड़ है ना, वहाँ जाकर अपना घोंसला बना लो। तुम्हारे लिए वही ठीक होगा, वरना अंडों की दुनिया में आने के बाद तो तुम्हारे लिए दाने और पानी का इंतजाम करना बहुत कठिन हो जाएगा। किट्टू गिलहरी की बात सुनकर सोना चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है किट्टू, लेकिन मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो ना, नदी किनारे जो फल फूल के पेड़ लगे हैं, उन पर तो शिकारी पक्षियों ने कब्जा कर रखा है। हमारे जैसे छोटे पक्षी चाहकर भी वहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकते। अरे बहन, कल ही मैंने देखा था, नदी के किनारे कुछ नए अमरूद और जामुन के पेड़ उगे हैं। उधर कोई शिकारी पक्षी नहीं रहता, तुम जाकर वहाँ घोंसला बना लो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किट्टू बहन। मैं आज ही जाकर अपने घोंसले के लिए जगह तलाश करती हूँ और जल्दी ही अपना घोंसला नीचे नदी के पास बना लूंगी। सोना चिड़िया खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि इस जंगल में पक्षियों के सामने सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। ऊंचाई पर रहने वाले पक्षियों को पीने के पानी के लिए बहुत दूर उड़कर जाना पड़ता था। इसलिए हर पक्षी चाहता था कि वो भी नदी के किनारे ही अपना घोंसला बनाकर वहाँ पर रहे। नदी किनारे पहुँचने के लिए सोना काफी देर से उड़ते हुए आ रही थी, इसलिए थकान से उसका हाल बेहाल हो गया। अरे, मैं तो उड़ते उड़ते बिल्कुल थक गई। हाय, मुझे अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा थकान ठीक नहीं होती। ऐसा सोचकर सोना चिड़िया नदी से कुछ दूरी पर लगे हुए पीपल के पेड़ की छांव में आराम करने लगती है। तभी बुलबुल वहाँ आती है। अरे सोना, मैंने सुना तुम अंडे देने वाली हो। अरे ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपने सुरक्षित जंगल में जाना चाहिए। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इधर नदी के पास शिकारी पक्षियों का कब्जा है? बुलबुल बहन, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना कि इधर नदी के दूसरी ओर कुछ फल के पेड़ उगे हैं। अगर उन पेड़ों पर मेरा घोंसला बन जाए तो मुझे दाने पानी की सुविधा हो जाएगी। देखो सोना, मेरी सलाह मानो तो तुम अपना घोंसला यहाँ मत बनाओ। कौन जाने कब किसी शिकारी पक्षी की नजर तुम्हारे घोंसले पर पड़ जाए और तुम्हारे बच्चों की जान को खतरा हो जाए। अब आप ही बताओ बुलबुल बहन, आखिर कब तक हम पक्षी ऐसे ही डर डर कर जीते रहेंगे? क्या हमारे बच्चों को पेट भर दाना खाने और साफ पानी पीने का अधिकार नहीं है? आखिर किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी ना। और एक बार अगर मैंने अपना घोंसला इधर बना लिया तो तुम देखना, एक एक करके सारे पक्षी यहाँ पर अपना घोंसला बनाने आने लगेंगे। सोना चिड़िया बुलबुल की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए बुलबुल की बातों पर ध्यान दिए बगैर ही कुछ देर आराम करने के बाद सोना किसी तरह शिकारी पक्षियों की नजर से बचते हुए नदी के उस हिस्से की ओर आ जाती है, जहाँ पर अमरूद और जामुन के काफी सारे पेड़ लगे हुए थे। अरे वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ से नदी भी बहुत पास में है और पेड़ भी फलों से लदे हुए हैं। कितनी शांति है यहाँ। बस अब तो ये तय हो गया, मैं अपने अंडे यहीं दूंगी। सोना उड़ते हुए जामुन के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगा रही थी और अपने अंडों के लिए एक सुंदर मजबूत टहनी ढूंढ रही थी, जहां उसका घोंसला शिकारी पक्षियों की नजर से भी बचा रहे।
कुछ देर पेड़ के चक्कर लगाने के बाद अंत में सोना चिड़िया को एक जगह पसंद आ गई थी। अब मुझे बिना देर किए तिनके जमा करके अपना घोंसला बनाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम आ चुका है, किसी भी दिन जोरदार बरसात हो सकती है। कुछ भी करके मुझे बारिश शुरू होने से पहले ही अपने बच्चों के लिए आशियाने का जुगाड़ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर सोना चिड़िया तिनके जमा करके जामुन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। तभी कालू कौआ वहाँ से गुजरता है। कालू कौआ मस्ती में गुनगुनाते हुए, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, ढक चके ढाऊं। अरे ये सोना चिड़िया जामुन के पेड़ पर क्या कर रही है, पता लगाना पड़ेगा। सोना चिड़िया के पास आकर वो बोला, अरे सोना क्या बात है, आज रास्ता भूल गई हो क्या? अरे नहीं कालू भाई, रास्ता नहीं भूली हूँ। सोच रही हूँ इस पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लूं। जल्दी ही मेरे अंडे इस दुनिया में आने वाले हैं। खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहूंगी। अरे वाह सोना, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। कालू भाई, आपका घोंसला कहाँ है? मैं भी थोड़ी दूर पर ही रहता हूँ, चिंता मत करो, इधर कोई शिकारी पक्षी नहीं आता, तुम आराम से अपना घोंसला बना लो। अच्छा मैं जरा नदी पर पानी पी कर आता हूँ। कालू उड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और इधर सोना एक बार फिर अपना घोंसला बनाने में लग जाती है। पूरा दिन और रात सोना चिड़िया बिना आराम किए अपना घोंसला बनाती रहती है। अगले दिन सवेरे सोना चिड़िया थककर चूर हो गई थी और तभी पेड़ की डाल पर बैठे हुए उसकी नींद लग जाती है। अचानक ही जोर की आवाज सुनकर सोना चिड़िया की नींद टूटती है। हे भगवान, ये शिकारी पक्षी यहाँ कैसे आ गए? इन्हें कैसे पता चला कि मैंने यहाँ अपना घोंसला बनाया है? इससे पहले कि सोना चिड़िया कुछ कर पाती, शिकारी पक्षियों ने उसका घोंसला उठाकर जमीन पर पटक दिया। अरे तू चुटकी सी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे इलाके में आकर अपना घर बनाएगी? अपनी औकात भूल गई क्या? तेरे जैसे पक्षियों के लिए ये नदी का किनारा नहीं बना है। यहाँ पर तो हमारे जैसे बड़े और शातिर पक्षी रहा करते हैं। चल भाग यहाँ से। चील, बाज और गिद्ध जैसे बड़े बड़े पक्षियों को अपने पास उड़ते देख सोना चिड़िया डर के मारे कांपने लगी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। सोना उड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर जा ही रही थी कि एक बार फिर उसे बुलबुल नजर आती है। अरे सोना, इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? बुलबुल के कहने पर सोना चिड़िया पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और रोने लगती है। पता नहीं बुलबुल, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वहीं पर कालू कौवे का भी तो घोंसला था। उस कालू ने बताया कि वो तो सालों से उधर ही घोंसला बनाकर रह रहा है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं हुआ। न जाने कैसे शिकारी पक्षियों की नजर मेरे घोंसले पर पड़ गई और उन्होंने उसे तोड़ दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। अरे मेरी भोली सोना, तुम अभी भी नहीं समझी? शिकारी पक्षियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा, बल्कि कालू ने उन्हें तुम्हारे बारे में जाकर खबर दी। वो कालू कौवा ना ऐसे ही नहीं रह रहा शिकारी पक्षियों के बीच में, वो उन शिकारी पक्षियों का जासूस है। तुमसे पहले भी कई पक्षियों ने इधर आकर अपने घोंसले बनाकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन ये दुष्ट कालू जाकर शिकारी पक्षियों को घोंसले की जानकारी दे देता है और फिर वो दुष्ट पक्षी आकर बेचारे मासूम पक्षियों के घोंसले गिरा देते हैं। तभी तो मैं तुम्हें समझा रही थी ना कि वहाँ अपना घोंसला बनाने मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। बुलबुल की बात सुनकर सोना चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वो फिर से अपने पुराने पेड़ पर घोंसले में लौट आई। उस रात अचानक ही मौसम बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज बारिश के कारण जल्दी ही नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी के किनारे बना हुआ पूरा जंगल बाढ़ में डूब जाता है। अरे सोना, बुलबुल, तुम्हें पता चला जंगल में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारे रहने वाले पक्षियों के सारे घोंसले नदी में बह गए हैं। शुक्र है भगवान का कि हम लोग यहाँ ऊंचाई पर रहते हैं, इसी कारण हमारे घर बचे हुए हैं। हम लोग तो बच गए,
लेकिन जो पक्षी नदी के किनारे रहते थे उन बेचारों का क्या हुआ होगा। अभी किट्टू और सोना बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां पहुंच जाता है। हमारी मदद करो, बाढ़ में मेरा घोंसला और 2 अंडे बह गए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अपने घोंसले में आश्रय दे दो। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद रहूंगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कोई जरूरत नहीं है इस धूर्त कौवे की मदद करने की। इसके कारण आज तक हम पक्षी दाने और पानी के लिए पल पल तड़पते हैं। हम कैसे अपने दिन बिताते हैं हम ही जानते हैं। मर जाने दो इस कालू को। नहीं बुलबुल बहन, धूर्तता कालू का स्वभाव है, हमें उससे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कालू और गौरी, तुमने हमेशा हम छोटे पक्षियों के लिए गड्ढा ही खोदने का काम किया है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अपने घोंसले में आश्रय देने को तैयार हैं। और सिर्फ तुम ही नहीं, बुला लो अपने उन शिकारी पक्षियों की टोली को, वो भी हमारे पेड़ों पर रहकर अपनी जान बचा सकते हैं। सोना चिड़िया की दरिया दिली देखकर कालू और गौरी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपने किए पर अब बहुत दुख हो रहा था। सोना, तुम्हारी महानता ने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है कि समय सबका बदलता है, इसलिए किसी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। मुझे समझ में आ गया है कि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, कभी भी। कालू और गौरी के पश्चाताप के आंसू देखकर जंगल के बाकी पक्षियों ने भी उन्हें माफ कर दिया। अरे देखो पक्षियों, बारिश रुक गई है, बाढ़ का पानी धीरे धीरे वापस जा रहा है। अब हमें कोई खतरा नहीं। चील, बाज, गिद्ध, तुम लोग भी वापस अपने घरों को लौट सकते हो। नहीं नहीं, अब ये पूरा जंगल हमारा घर है। मैं वादा करता हूँ, अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आप सबको भी यहाँ ऊंचाई पर बिना दाने और पानी के कष्ट में जीने की जरूरत नहीं है। नीचे आप सभी के लिए पर्याप्त दाना और पानी है। सब लोग हमारे साथ ही चलिए। गिद्ध की बात सुनकर बाकी पक्षी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर नदी किनारे पेड़ों पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोई है, कोई बचाओ, कोई एक बूंद पानी पिला दो। अरे कोई तो मदद करो, कोई है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस दुष्ट कौवे को पता चलेगा कि भूख, प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। मैं तो कहती हूँ रानी बहन, आप भी जाओ और जाकर अब सुकून से अपने घर में रहो। आज इस कौवे की मौत के साथ सारी मुसीबतें खत्म समझो। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सुंदर वन में रहने वाली रानी चिड़िया तिनके लाकर जमा कर रही थी, ताकि बरसात में उसके होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित जगह मिल सके। तभी भीखू कौवा वहां आ जाता है। अरे रानी, आजकल बहुत भागदौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ, पड़ोसी हैं हम तुम्हारे। भीखू भाई, खास बात ये है कि जल्द ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। रानी, जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत खुश हूँ। जल्द ही मेरा भी अपना एक परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना एक घर होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्चों और घर का सपना देखने वाली। रानी चिड़िया भीखू कौवे के इरादे को समझ नहीं पाती। वो रात दिन मेहनत करके एक एक दिन का चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन रानी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया का पानी पीने जाती है। तभी भीखू कौवा वहां आ जाता है। अपना घर कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? बेवकूफ रानी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर दिन ही बन जाएगा।
इतना कहकर भीखू कौवा रानी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है और बेचारी रानी के सपनों के आशियाने के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। थोड़ी देर में रानी चिड़िया कर लौटती है तो देखती है कि उसका घोंसला जमीन पर टूटा पड़ा है। न जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या हुआ रानी, क्यों रो रही हो? पिंकी दीदी, पता नहीं किस दुष्ट ने मेरा घोंसला गिरा दिया। आपको तो पता है ना, जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मौका पाकर कोई न कोई शिकारी पक्षी उनका शिकार कर लेगा। घबरा मत रानी, सब ठीक हो जाएगा। बरसात होने में ज्यादा समय नहीं है। हिम्मत कर और अपने बच्चों के लिए घर बना ले। रानी चिड़िया अपने आंसू पोंछकर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। भीखू कौवा अपने घोंसले में छिपकर सब कुछ देख रहा था। अरे ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी नहीं मान रही। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं फिर से अपना काम कर दूंगा। रानी तिनके जमा करके अपना घोंसला बना रही थी। अचानक ही आसमान में काले बादल घेर आए और तेज बारिश होने लगी। अरे ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? जब तक बरसात कम नहीं हो जाती मैं यही पेड़ के नीचे छिपकर खड़ी हो जाती हूँ। अगर मेरे तिनके पानी में भीग गए तो मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? इधर रानी अपनी चोंच में पकड़े तिनके की चिंता में डूबी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बारिश का फायदा उठाकर भीखू रानी के घोंसले के पास पहुंचा। ये रानी भी कुछ ज्यादा ही मेहनती है। इतनी जल्दी नया घोंसला भी बना लिया। अभी मजा चखाता हूँ। भीखू अपनी चोंच से रानी का घोंसला फिर से तहस नहस कर देता है। हे भगवान, मैंने किसी को क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? रानी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे रानी, क्या बात हो गई जो आप ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे तो बताओ आखिर क्या बात है? गौरी बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो न जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। एक तो तेज बारिश, ऊपर से ये मुसीबत। रानी बहन जी, हो ना हो ये काम उसी भीखू कौवे का है। आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो। जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपका और आपके बच्चों का यहाँ रहना दूभर कर देगा वो दुष्ट। अब आप रोना छोड़ो और थोड़ा समझदारी और चालाकी से काम लेना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। रानी चिड़िया रोती बिलखती अपना घर बनाने लगी। कुछ ही दिनों में रानी चिड़िया एक अंडा देती है। रानी को अब थोड़ा अंदेशा हो गया था, इसलिए अब वो भीखू से थोड़ा सावधान रहती थी। इधर भीखू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत न कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस रानी का अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये रानी जोर जोर से रोएगी। भीखू कौवा रानी के अंडे को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। यहाँ से रानी का घोंसला साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब बस ये रानी दाने लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर इसे मजा चखाऊं। रानी चिड़िया को देखने में व्यस्त भीखू कौवा ये देख नहीं पाता कि वो एक बाज के घोंसले के पास पहुंच गया है। भीखू कौवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाज के एक जोरदार हमले से वो नीचे जा गिरता है। कोई है, कोई बचाओ, कोई एक बूंद पानी पिला दो। अरे कोई तो मदद करो, कोई है। भीखू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था और वो दर्द से छटपटा रहा था।
तभी रानी चिड़िया और गौरी भीखू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस दुष्ट कौवे को पता चलेगा कि भूख, प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। मैं तो कहती हूँ रानी बहन, आप भी जाओ और जाकर अब सुकून से अपने घर में रहो। आज इस कौवे की मौत के साथ सारी मुसीबतें खत्म समझो। नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सभी पक्षी भी भीखू कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। हमें भीखू कौवे की मदद करनी ही चाहिए। रानी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो, हाँ, फिर इस चालाक कौवे की मदद करना चाह रही हो। कोई 2 बूंद पानी पिला दो। रानी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूं भीखू भाई, मेरे पास कोई बर्तन नहीं है। आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी भरकर लाने वाला बर्तन तोड़ा था। शायद मेरी यही सजा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भीखू भाई, ऐसी बातें नहीं करती, मैं अभी कुछ करती हूँ। रानी चिड़िया अपने टूटे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और भीखू कौवे को पिलाती है। बस अब बस यही रहना भाई, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल मत घबराना। वैद्य काका जल्दी करो, भीखू भाई को गहरी चोट आई है। अरे बेटा, अभी तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी बारिश में मरीज देखने के लिए नहीं जाता। बारिश रुके तब सोचेंगे। काका मैं समझती हूँ, लेकिन अभी उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। बारिश में उनके जख्म जानलेवा हो जाएंगे। आप चलिए ना। किसी तरह समझा बुझा कर थोड़ी देर बाद रानी वैद्य कबूतर को लेकर आती है। भीखू, आज अगर रानी समय से तुम्हारा इलाज ना करवाती तो शायद तुम जीवित ना होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास से कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो भीखू भाई? पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। मैं आपको रोज दाना और पानी लाकर दिया करूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो। मेरे जैसे दुष्ट पक्षी की तुम इतनी सेवा कर रही हो। मैं तो तुम्हारे अंडे तोड़ना चाहता था, और एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर भीखू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भीखू भाई, मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सभी बुरा सोचने लगेंगे तो दुनिया से तो अच्छाई खत्म ही हो जाएगी। दूसरों को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था। आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया है। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। हमेशा सबके काम आऊंगा। वो सब तो ठीक है, वादा करो कि अपने जख्मों का अच्छे से ख्याल रखोगे और बारिश में बाहर नहीं निकलोगे। रानी की अच्छाई ने भीखू को बदलने पर मजबूर कर दिया था, और इस तरह एक मासूम सी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच्चा और अच्छा पक्षी बना दिया।